हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, या फिर इसी को होलोस्फीयर भी बोलते हैं। तो स्फेरिकल सेल या होलोस्फीयर के कारण क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। जैसा कि हमने इससे पीछे भी बोला है कि जहां यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वर्ड आए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसमें गॉस लॉ को यूज करना है या गॉस थ्योरम को यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा गॉस लॉ का, यानी कि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वो क्या था, इंट्रोडक्शन प्लस गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना। तो हम क्या करेंगे, एक लेट वी हैव a spherical cell of radius कैपिटल R। एक कैपिटल R रेडियस की क्या लेते हैं, स्फेरिकल सेल लेते हैं। चार्ज Q is uniformly distributed over its surface। अब इसके साथ साथ जब सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कौन सी चार्ज डेंसिटी लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा इज इक्वल, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे लिखते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। यहाँ एस भी लिख सकते हैं और बुक में आपको ए भी मिल सकता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी हमारी, सिग्मा, जिसको क्या होगा एस से हम लिखते हैं। तो जैसा कि हमने बोला है, हम एक स्फीयर या फिर स्फेरिकल सेल कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं। इसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस हमने मानी है कैपिटल R। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसके लिए गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करते हैं। अब गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए और गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा का पूरा एनक्लोज हो जाए। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कौन सा सही रहेगा, इससे बड़ा, इससे कुछ बड़ी रेडियस का स्फीयर। तो करते हैं, imagine a sphere of radius कितनी, small r as Gaussian surface। एक स्मॉल r रेडियस का गॉसियन सरफेस जो कि स्फीयर ही है हमने अज्यूम किया है। अब इस गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया एलिमेंट हम ds कंसीडर करके चलते हैं। P पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, ds इज स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर जो गॉसियन सरफेस है इसका एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds हम कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, ये बात हम सोच सकते हैं कि हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया, अब इसका ds ही कंसीडर करने की क्यों जरूरत है, ds हम क्यों लेके चलते हैं, पूरे एरिया को क्यों नहीं डील करते। तो इसके लिए इसका जवाब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है जो कि हम यूज करेंगे, phi e is equal to integration of closed integral of e ds cos theta। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इस ds यानी कि स्मॉल एरिया एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। और ये e ds cos theta हम किसके कारण निकालेंगे, जो हमने इमेजिन किया है गॉसियन सरफेस, उसके कारण निकालेंगे। तो हमें गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस कितनी है
स्मॉल r है वो हमने कंसीडर किया है, और इसी का ds एलिमेंट हम लेके चलते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हुए हम पूरे एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, जो कि स्मॉल r है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखनी होती है, और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए, इसको अगर यहीं से दिखाएं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ये। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो समझ में आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमें क्या देखना है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इस एरिया के परपेंडिकुलरली और आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ds एरिया ये है, इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, यानी कि n कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ये थोड़ा सा फिगर मेरे से अच्छा नहीं बना है, अगर आप बुक में प्रॉपर स्केल से और पेंसिल का यूज करके आप अच्छे से फिगर बनाओगे तो बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम क्या देखते हैं, बिल्कुल सेम है। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच में एंगल क्या है, एंगल है उसके बीच में 0 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, नाउ कैलकुलेटिंग phi e is equal to EDS cos थीटा। हम क्या कर, इसके बाद जो दूसरा स्टेप था उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करके क्या निकालना है, phi e की वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा का यूज करना है और phi e की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। अब यहाँ से हम देखें तो phi e इज इक्वल टू, E कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ds और cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा E इंटीग्रल ऑफ ds, और ds का मेरे पास जगह कम है, आगे लिख रहा हूं कि ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा सरफेस एरिया। ds का मतलब किसी एरिया का छोटा सा पोर्शन, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा, तो यानी कि ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा सरफेस एरिया। और पूरे सरफेस एरिया को हम क्या लिखेंगे, ये था हमारा ds, और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा सफेयर, कौन सा सफियर, जो गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया था, पूरा का पूरा सफियर। तो यानी कि इसका एरिया हम अगर यहाँ डायरेक्टली लिखना चाहें तो कितना होगा, सफियर के एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। तो इस s की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब ये r के अंदर बड़ा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये r आगे भी आएगी दोबारा से, तो इस r की जगह हम कैपिटल R लिखें या स्मॉल r लिखें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ds का इंटीग्रेशन हुआ है, यानी कि जो हमारा गॉसियन सरफेस था उसका इंटीग्रेशन करके हमने पूरा सरफेस बनाया है। तो यहाँ पे जो रेडियस आएगी वो गॉसियन सरफेस की ही आएगी, तो यहाँ पे कौन सा r आएगा, स्मॉल r का स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू EDS cos थीटा से। अब इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, EDS की ही वैल्यू निकालेंगे, किसका यूज करके, यानी कि phi e की ही वैल्यू निकालेंगे, और किसका यूज करके, गॉस थ्योरम का यूज करके, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ हमें क्या बताता है, phi e इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही थी हमारी गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अब क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर हर एक एप्लीकेशन में ध्यान रखिएगा, हमें इस क्यू की वैल्यू रखनी है, इस क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और इस क्यू की वैल्यू हम क्या कहाँ से पुट करेंगे, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी माना है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस,
यानी कि अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालना चाहे तो सिग्मा इंटू एस हो जाएगी, सिग्मा मल्टीप्लाई एस। तो यहाँ पे सीधा अगर पुट करें तो क्यू की जगह क्या आ जाएगी, सिग्मा मल्टीप्लाई एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे से लिखना है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, जितना अच्छा लिखोगे उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे। मेरे पास जगह कम है, इस वजह से थोड़ा सा कम जगह में ही एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से लिखना बेटा, बिल्कुल इजी है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर निकालें तो सरफेस चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाई एस। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, जो कि हमने यहाँ इस क्यू की जगह पे पुट कर दिया है। अब ये एस कौन सा है, ये एस कौन सा है, एस मतलब सरफेस। ये सरफेस है कौन सा, ये वो सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब फिगर से हम देखते हैं तो चार्ज कौन से एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हमारा कैपिटल आर वाला स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ भी एस की जगह पे वैल्यू तो हम 4πr² रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है। तो एस की जगह 4πr² ही रखेंगे, लेकिन आर की जगह पे क्या लेंगे, अब की बार कैपिटल आर। क्यों लेंगे कैपिटल आर, क्योंकि अब की बार हमें वो एरिया लेके चलना है। ध्यान दीजिए बेटा, इसमें कंफ्यूजन होता है। इस आर एस में 4πr² जो रखेंगे उसके अंदर जो आर है हमारा, उसकी जगह कैपिटल आर पुट करेंगे, या फिर अगर मैं कहूं कि उस स्फीयर की रेडियस पुट करेंगे जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा 4π कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, ये भी फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आई है, E मल्टीप्लाई 4πr²। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही वैल्यू है। तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम इससे इक्वल पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को इसके इक्वल पुट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, तो इन दोनों को इक्वल पुट करके यहाँ से E की वैल्यू बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। तो पुट कीजिए, इसको इक्वेशन 2 हम नाम देंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाई 4πr² इज इक्वल टू सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से E की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 4πr² को दूसरी साइड नीचे जाएगा, सिग्मा 4π कैपिटल R² एप्सिलॉन नॉट 4πr² नीचे, 4π से 4π कैंसिल। अब यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कैपिटल R², नीचे स्मॉल r का स्क्वायर। अब इसको मैं अगर साफ करके यहाँ लिखूं तो क्या आई है हमारी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखें कैपिटल R अपॉन स्मॉल r और इसका स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसके कारण, स्फेरिकल सेल के कारण। और ये कब आई है, जब हमारा जो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट क्या है, जो स्फेरिकल सेल है उससे बाहर कोई पी पॉइंट है, उसके ऊपर हमने ये वैल्यू निकाली है। तो अगर पेपर में आए, एग्जाम में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या फिर होलोस्फीयर एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर यानी कि इस स्फीयर से बाहर कोई पॉइंट है और जहां वो पॉइंट है उसी से होके हमारा गॉसियन सरफेस गुजरेगा। ये भी आप ध्यान दीजिए। तो ये क्या था, इस स्फीयर से बाहर कोई भी पॉइंट था और हमारा गॉसियन सरफेस इस तरह से जूम करके हमने डेरिवेशन कर लिया था। अब इसके बाद इसी के अंदर पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और होलोस्फीयर, यहां तक सेम है, एट एनी पॉइंट या फिर एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो क्या लिखेंगे, दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल
एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, यानी कि ये वाला जो P पॉइंट है ये हमें बाहर नहीं लेना है अब की बार इसके सरफेस पे ही है। अगर उसके लिए डायग्राम बनाएं तो ये हमारा जो सरफेस हमने कंसीडर किया है होलोस्फीयर, तो जो P पॉइंट हम यहाँ लेके गॉसियन सरफेस बनाए थे अब की बार यहाँ ना होकर के ये यहीं पे है, यानी कि जो हमारी कैपिटल R थी वही हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस इस P पॉइंट से ही होके गुजरता है। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसी पॉइंट से होके हमारा क्या जाएगा, गॉसियन सरफेस जाएगा, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसी पॉइंट पे हमारा गॉसियन सरफेस जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारा कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कब, जब ये P पॉइंट बाहर ना होके इसके सरफेस पे ही हो, तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल R, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये आपको डेरिवेशन पूरा करना पड़ेगा, अगर सरफेस पे आए तो भी पूरा डेरिवेशन करके फिर लिखेंगे, एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, सरफेस पे क्या होगा, R इज इक्वल टू R, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R और स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद ये पूछा जाता है, देखिए पहले पॉइंट जो P था वो कहाँ था, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, उसके बाद स्फेरिकल सेल के सरफेस पे आ गया। अब थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या पूछेगा कि अगर ये P पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के अंदर हो, यानी कि ये हमारा स्फेरिकल सेल था, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, इस स्फेरिकल सेल के अंदर P पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उस केस में बेटा हमें क्या पता है, उस केस में हमें ये पता है कि गॉस थ्योरम के अंदर या गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास सारा का सारा चार्ज किसके अंदर होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। और अब जहां ये P पॉइंट है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज उससे बाहर है। अब चार्ज हमारे गॉसियन सरफेस से बाहर है, यानी कि ये जो हमारी Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब यहाँ से Q की वैल्यू 0, तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 तो E मल्टीप्लाई 4πr² की वैल्यू 0। अगर E मल्टीप्लाई 4πr² की वैल्यू 0 तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर स्फेरिकल सेल के अंदर जिसके ऊपर चार्ज है, दोबारा से ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे यहाँ पूछा जाए इस P पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है चार्ज, और इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, चार्ज इससे बाहर है, इसके आउटसाइड। तो इसलिए इनसाइड द स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ये तीनों रिजल्ट आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके बाद करते हैं जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी वो।